बच्चों, तो आज जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन मुद्दा जिसका नाम है जेई 2020 2 सितंबर शिफ्ट नंबर 1। देखो इसलिए इसको ऐसा लिखे हैं, इसका क्वेश्चन को समाधान करेंगे बहुत डिटेल में। देखो होता क्या है, ये सितंबर और जनवरी दो एग्जाम लिया गया है, 2 बार एग्जाम लिया गया है, सितंबर में भी और जनवरी में भी, और शिफ्ट बाय शिफ्ट लिया है एग्जाम। तो अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिला है प्रत्येक सेट में। 2020 ही सेशन है लेकिन अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिला है। हम प्रत्येक सेट को डिस्कस करेंगे, जितना क्वेश्चन है सभी को डिस्कस करेंगे बच्चा लोग। इसी तरह से 2020 तो इसी तरह से 2019 का डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। समझ में आया? तो इसको बढ़िया से देखते चलो और समझने का प्रयास करना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन है, समझना, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, लॉजिक समझाएंगे और फिर बनाओगे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स HCN एडिशन। HCN एडिशन अगर हम बात करें तो HCN, तुम अब कॉन्सेप्ट थोड़ा समझो। यहां कंपाउंड्स, ये 4 कंपाउंड्स दे रखा है। ये तुम्हारा एक बेंजीन है, यहां तुम्हारा क्या है एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और यहां ईथर ग्रुप है OCH3 है। एल्डिहाइडिक एल्डिहाइडिक एल्डिहाइडिक, एल्डिहाइड का बात कर रहा है तो एल्डिहाइड मतलब C डबल बॉन्ड O और H। ध्यान देना, एक जनरल बात बता रहे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, बाकी तुमको समझ में आएगा कैसे ऑर्डर डिसाइड करेंगे। HCN दे रखा है, CN नेगेटिव चार्ज में होता है बच्चा लोग, और H क्या होता है पॉजिटिव चार्ज में। इसका जो एडिशन होता है वो जस्ट लाइक ये न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है, अटैक करता है कार्बन पर। क्यों अटैक किया कार्बन पर, देखो ध्यान से, फिर से बता रहे समझना। हम ये बताए HCN का एडिशन एल्डिहाइड में देखना है, एल्डिहाइड आप मान लिए, और HCN का रिएक्शन पहले देख ले रहे कि वो क्या है, किस तरह का रिएक्शन करना चाह रहे हैं, उसके बाद इसमें डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो HCN क्या करता है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव को चाहेगा, न्यूक्लियस को चाहेगा, है ना। ये खुद इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन चल जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो यहां देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चा लोग। ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पर पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव अटैक करता है, ये चला जाता है। मतलब कुल मिलाकर बनता क्या है RC, और ऊपर O माइनस था, इसका हाइड्रोजन चला गया प्लस, ये H हो गया और नीचे आ गया CN, और यहां ये साइनोहाइड्रिन बनाने का कोशिश करता है। अच्छा एक चीज बताओ, कार्बन के पास जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा उतना बढ़िया रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। तो कार्बन के पास, इस कार्बन के पास जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा उतना बढ़िया ऐड करेगा। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, और ये भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। बात समझ रहे हो? फिर से बताए, देखो ध्यान से समझो। हम ये बताए HCN, CN माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, CN माइनस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लेके हम आ रहे हैं, और उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन रहेगा बच्चा लोग, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, वो लेना चाहेगा उतना अच्छा से नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, इसलिए समझ रहा हूं। तो यहां हम वही चीज समझाना चाह रहे हैं, इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन जितना कम रहेगा ना उतना ही अच्छे से देगा इसको, और उतना अच्छा एडिशन होगा। समझ में आया बात? जितना कम होगा, जितना ज्यादा होगा उतना कम रिएक्शन होगा। समझ में आया बात? तो यहां से तुम्हारा क्या बोलता है, फॉलोइंग, और ये तुम्हारा द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स HCN। तो HCN के तरफ जो ये चारों कंपाउंड है वो कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, ये थोड़ा सा बताओ। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो जिसके पास कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन होगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा। बस तो यही ना कहानी, समझ में आया? कार्बन के पास कम रहेगा, जल्दी रिएक्शन करेगा। अब तुमको ये कॉन्सेप्ट तुमको हम समझा दिए, अब ये चारों में चेक करके बताते हैं बच्चों, ध्यान देना। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का बढ़िया से फॉर्मेट अगर बनाओ तो ऐसे, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये बॉन्ड वाला लाइन से बनाओ, है ना, ये बॉन्ड वाला लाइन से बनाओ, और जैसे मान लो एक CHO ग्रुप है, और एक तुम्हारा क्या है, यहां देखो ये दिस वन इज ऑर्थो, अगर इसी तरह से रख लोगे तो यहां तुम्हारा क्या है C, ये तुम्हारा क्या है OCH3। ध्यान देना बच्चा लोग, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इसको अगर थोड़ा हम इस तरह से लिखें बच्चा लोग तो थोड़ा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएगा बेंजीन का, तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन कमी नहीं होगा इसको,
तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला पर तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा। अच्छा ठीक है, अब दूसरा में तुम्हारा देखो, ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा और कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट पड़ जाएगा, तो ज्यादा महसूस होगा। तो HCl अपना इलेक्ट्रॉन इसको बहुत अच्छे से देना नहीं चाहेगा। ठीक है, यहां तक समझ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा बेंजीन का, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, कार्बन का डेंसिटी बढ़ जाएगा। कार्बन का डेंसिटी अगर यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो CN अच्छा से ऐड नहीं होगा, क्योंकि CN खुद इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। हम ये बताए थे कि कार्बन के पास जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा उतना बढ़िया रिएक्शन करेगा। तो यहां से तुम्हारे पास आ गया क्या, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। तो मेरे पास दो ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहां से तुम समझो, ये C डबल बॉन्ड O और H है बच्चा लोग, और ये तुम्हारा यहां से ये हो गया और यहां NO2 ग्रुप है। बात को समझना, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक यहां ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो जैसे खींचेगा बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, और ये कार्बन से खींचेगा मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कमी होगा, मगर इसमें तो जबरदस्त करेगा। तो इससे ज्यादा तो इसमें करेगा रिएक्शन, इसमें कोई शक है क्या, इसमें कोई शक है क्या। ये क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचा, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचा, ये इलेक्ट्रॉन दिया, रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ये इसको दिया, इसके पास ज्यादा हो गया, और जब इसके पास ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ, घोटाला हो जाएगा। यहां तुम्हारा क्या हो रहा है, ये खींचा और ये खींचा, ये इलेक्ट्रॉन इसका खींचा, रिंग में कम हुआ इलेक्ट्रॉन, रिंग में कम हुआ इलेक्ट्रॉन, इसके पास कम हुआ क्योंकि ये इधर से खींचेगा, तो इसके पास कम हुआ, तो इसके पास कम हुआ, तो वो जल्दी ऐड हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां समस्या उत्पन्न ये कर दिया, इसमें जल्दी होगा, इसमें कम होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में क्या होगा, एडिशन कम होगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में एडिशन क्या होगा, जल्दी होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां समस्या उत्पन्न ये कर दिया है कि एक तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन पर रखा है, ग्रुप से तुरंत जुड़े उसको ऑर्थो बोलते हैं, और उसका पड़ोसी में जुड़े उसको मेटा बोलते हैं। तो एक ऑर्थो पर रखा है बच्चा लोग, और एक मेटा पर रखा है। फिर से हम दिखाने की कोशिश करते हैं, एक और रिंग, ध्यान देना, ये CH डबल बॉन्ड O और क्या है H, और इसका अगर यहां तुम्हारा क्या है बच्चा लोग बताओ, NO2 है ना, NO2 है। अगर हम बात करें यहां बॉन्ड और यहां बॉन्ड और यहां बॉन्ड का बात करें बच्चा लोग, देखो ध्यान से देखना और बहुत अच्छे से देखना, ये दोनों में कंपैरिजन पहले कर लेते हैं, उसके बाद वो दोनों में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ये इलेक्ट्रॉन अगर खींचा तो यहां से खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां खींचा तो यहां पॉजिटिव आएगा कि नहीं, तो यहां पॉजिटिव आ गया बच्चा लोग, ध्यान दो, तो यहां पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव को भरपाई करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो पॉजिटिव कहां आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा। देख रहे हो, यहां पॉजिटिव आया, यहां पॉजिटिव आया, क्या यहां पॉजिटिव आया, क्या नहीं आया, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी यहां आया क्या, नहीं, तो यहां नहीं आया अगर यदि इस पर, तो कार्बन को उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कमी तो होगा लेकिन उतना ज्यादा कम नहीं होगा। इसमें देखो, अगर ये डायरेक्ट यहां खींचता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां आता है, और पॉजिटिव यहां आता है तो ये इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन वाला खींचेगा, तो कार्बन का ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कमी होगा बच्चा लोग, तो CN ज्यादा अटैक करेगा। तो किस पर ज्यादा अटैक करेगा थोड़ा बताओ, इस पर पॉजिटिव आया, इस पर पॉजिटिव आया, यहां पॉजिटिव नहीं आया, ये भी खींचने वाला ग्रुप है, CN ज्यादा अटैक करेगा, ये भी खींचने वाला ग्रुप है, CN ज्यादा अटैक करेगा इन कंपैरिजन टू डोनेट करने वाला ग्रुप। लेकिन किस पर ज्यादा करेगा, मेटा वाला पर कि ऑर्थो वाला पर, तो ऑर्थो वाला पर पॉजिटिव डायरेक्ट उस कार्बन पर आ रहा है जिससे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन का कमी होना तय, और इसका इलेक्ट्रॉन का कमी होना तय, तो CN जल्दी रिएक्शन करेगा, मतलब ऑर्थो वाला पर CN हुमच के रिएक्शन करेगा बच्चा लोग, बहुत धूल के रिएक्शन करेगा। HCN बहुत ज्यादा करेगा, तो सबसे ज्यादा जो करेगा वो ऑर्थो वाला पर करेगा जी, तो सबसे ज्यादा 2 वाला होगा, तो 2 वाला सबसे ज्यादा। अब ध्यान दो बच्चा लोग, एकदम बहुत बढ़िया से ध्यान देना है, ये देखो 2 वाला, ये भी 2 वाला, तो ये दोनों तो खत्म हो गया, ये दोनों ऑप्शन से बाहर हो गया, 2 वाला सबसे ज्यादा करेगा, तो या तो पहला हो सकता है या तो तीसरा हो सकता है। अब हम लोग चेक करते हैं दूसरा, पहला ये होगा, उसके बाद तो यही होगा ना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा विच ड्रॉइंग ग्रुप आ रहा है, तो कहानी समझाओ, तो यहां से दूसरा नंबर वाला, उसके बाद तुम्हारा क्या है, चौथा नंबर वाला, तो चौथा नंबर दोनों में है, अभी भी दोनों कायम है। अब हम लोग को डिसाइड करना है, एक तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन पर है, समझो बात को, तो ये तुम्हारा मेटा पोजीशन पर है, ध्यान देना,
ये जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये उछल के यहां जाएगा, तो यहां नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां अगर दिया तो ये उछल के यहां जाएगा, तो यहां नेगेटिव चार्ज होगा। तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाना, तो क्या उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा है क्या? नहीं। लेकिन अगर कंडीशन हम बताएं ऑर्थो पोजीशन वाला का, तो ऑर्थो पोजीशन करें भैया तीसरा वाला है ना, तो ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और H, और यहां इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ऐसे, और यहां OCH3। अगर बच्चा लोग ध्यान दो, अगर ये डोनेट किया तो ये डायरेक्टली नेगेटिव इस पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं, और यहां नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आया मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया इस कार्बन पर, तो सर एकदम CN नहीं आना चाहेगा। जितना कम रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा से CN जुड़ेगा। यहां बहुत ज्यादा आ गया इलेक्ट्रॉन, CN एकदम नहीं जुड़ना चाहेगा, क्योंकि पड़ोसी में इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास भी इफेक्ट आएगा उसका, तो कुल मिलाकर CN नहीं जुड़ेगा। तो सबसे कम किसके साथ जुड़ेगा? ऑर्थो के साथ। तो थर्ड किसका कम है? थर्ड किसका कम है? पहला में थर्ड सबसे कम है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। हम बहुत डिटेल समझाने का कोशिश किए तुमको, ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है बच्चा लोग रख लो। और ये पहला आंसर क्यों हुआ ये तुमको हम डिटेल समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा लोग, और आसान भी है। सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी दिमाग में रखना और तुम मार सकते हो क्वेश्चन। डायरेक्ट क्या पूछता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, है ना, कोलाइड्स बनाने के लिए कौन सा मेथड लगता है। तो ये सभी मेथड्स के बारे में तुमको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा बच्चा लोग। देखो ये तुम्हारा है वेन आर्कल मेथड, बिना चारों मेथड जाने तुम नहीं मार सकते, इसलिए मेथड्स को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो वेन आर्कल मेथड तुम्हारा क्या करता है, ये प्यूरिफाई करने का काम करता है बच्चा लोग। किसको प्यूरिफाई करता है? तो एक मेथड है जो तुम्हारा क्या प्यूरिफाई करता है, जिरकोनियम और टाइटेनियम को प्यूरिफाई करता है, रिफाइन करता है। बात समझ में आया? तो ये तुम्हारा कोलाइड्स बनाने का कोई काम नहीं है, ये प्यूरिफाई करने का मेथड है जो जिरकोनियम मेटल और टाइटेनियम मेटल को प्यूरिफाई करता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस से, है ना। वही जस्ट लाइक इम्प्रूव्ड प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, उससे प्यूरिफाई करता है किसको, जिरकोनियम और टाइटेनियम मेटल को, उसको बोलते हैं वेन आर्कल मेथड। बहुत जगह यूज होगा, तुम दिमाग में रख सकते हो। ओसवाल्ड प्रोसेस तुम्हारा दूसरा ऑप्शन में दे रखा है, ये तुम्हारा प्रिपरेशन करने का है, ये तुम्हारा नाइट्रिक एसिड बनाने में काम करता है। ये क्या काम करता है बताओ, नाइट्रिक एसिड जो है वो बनाने का काम करता है कौन, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में, बात समझा। और ये मोड प्रोसेस क्या है, मोड्स प्रोसेस, ये क्या करता है, ये भी प्यूरिफाई करने का काम करता है, निकेल मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए मोड प्रोसेस यूज करते हैं। अब तुमको समझ में आ गया होगा, ये तीनों मेथड्स पता चल गया, और तुमको पूछा है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, तो ये ऑटोमेटिक चौथा हो जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, ब्रिक्स आर्क मेथड जो है वही यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए ये ब्रिक्स आर्क मेथड यूज किया जाता है। कहानी समझ में आया? तो ये चारों मेथड तुमको पता होना चाहिए, अगर पता है तभी तुम ऐसा क्वेश्चंस को बना सकते हो। कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बस दिमाग में है तड़क से मारो, ठीक है। तो क्या है, वेन आर्कल मेथड तुम्हारा कहां यूज हो जाएगा, जिरकोनियम और टाइटेनियम को प्यूरिफाई करने के लिए। ओसवाल्ड प्रोसेस ये तुम्हारा नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, और मोड्स प्रोसेस निकेल मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए, एकदम प्योर निकेल मेटल निकालने के लिए, है ना। और ब्रिक्स आर्क मेथड तुम्हारा क्या है, ब्रेडिग, है ना। आर्क मेथड तुम्हारा क्या है बताओ, ये यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स के लिए। तो ये क्वेश्चंस को छाप लो बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th क्लास चैप्टर का है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, देखोगे क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, बढ़िया समझो और फिर उसको जवाब देने की कोशिश करो। क्या बोलता है, 4 ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में 6 बॉन्ड बनाएगा, कितना बॉन्ड, 6 बॉन्ड, ठीक है। Mn2+, Mn2+ मतलब D5 रहेगा, है ना। Mn का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो Mn का कितना होता है, 25 होता है ना। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा, अगर 18 4s0 है 3d5 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भागा नहीं बोला है,
तो D5 बोल रहा है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। क्या बोलता है एन टेट्राहेड्रल फॉर निकेल, निकेल का 28 है, 2 भाग गया, 8 होगा, D8 होगा। कॉम्प्लेक्सेस मतलब हम लोग के पास 2 कॉम्प्लेक्स है, एक D5 है और एक D8 है। इसमें बोला गया ऑक्टाहेड्रल और इसमें बोला गया टेट्राहेड्रल, बस यही में बोला गया है टेट्राहेड्रल। अब कहानी क्या समझना है, ये चीज थोड़ा सा देख लो। यहां से क्या बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 वो स्टेटमेंट दे रखा है और चारों को समझना है। लेकिन स्टेटमेंट तुम्हारा देखने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट तुमको बता दें। ये D5 कैसे हुआ, तो ये मैग्नीज को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आर्गन 18 4s 0 हो जाएगा, s से इलेक्ट्रॉन भागेगा ना, और D तुम्हारा क्या हो जाएगा 5। तो D5 तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल केस में है। तुम लोग जानता होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। डी में 5 ऑर्बिटल होता है बच्चा लोग, क्या होता है बताओ, डी में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ऑर्बिटल में तुम्हारा 2 ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है कि 2 ऑर्बिटल ऊपर चला जाता है और 3 ऑर्बिटल नीचे आता है, ठीक है। बीच में एक कंडीशन है, ठीक है। अब यहां से तुम देखो इसके बीच का एनर्जी को हम लोग डेलो कहते हैं, क्या कहते हैं डेलो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो ये बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन तुम भरोगे D5 मतलब 1 2 3 4 और क्या 5, हम तुमको बहुत डिटेल में नहीं समझा पा रहे, लेकिन इतना तुमको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये D5 पे 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या है मतलब D में 5 ऑर्बिटल होता है ना। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के अनुसार ये 2 भाग में टूट जाता है। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है 2 डब्बा ऊपर जाता है और 3 डब्बा क्या आता है नीचे। 2 डब्बा क्यों ऊपर गया क्यों नीचे गया ये तुम जान सकते हो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रखा है। तो अगर नहीं पढ़ रखे हो तो ये 2 ऊपर इसलिए गया है क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा हो जाता है, और इसलिए क्योंकि रिपल्सन होता है मेटल्स का ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के केस में लिगेंड अलोंग द एक्सिस आता है और डी ऑर्बिटल में भी अलोंग द एक्सिस रहता है, तो कोई मिलाकर रिपल्सन होता है। ऐसे तुमको खाली दिमाग में रखना, वो अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये 2 डब्बा समझ लो, ठीक है। यहां से हाँ, अगर मान लो अगर वीक लिगेंड रहा, वीक लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन जो भराएगा वो 1 2 3 4 5 ये इस तरह से भराएगा, मतलब जंप कर जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो ये ऊपर बहुत ज्यादा फैल जाता है तो वो पेयर हो जाएगा। कहानी समझ में आया, चलो ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बात करें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बाद तो इसमें पेयर हो जाएगा मतलब इधर दिखेगा नहीं दिखेगा ना, तो पेयर हो जाएगा बच्चा लोग, मतलब यहां कोई भी नहीं रहेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेगा। मतलब वीक लिगेंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है बताओ 5 अनपेयर है, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पेयर कर जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखो जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा ना बच्चा लोग, जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज्यादा उसको क्या कहते हैं स्पिन, है ना, उसको हाई स्पिन कहेंगे। जितना ज्यादा स्पिन रहेगा उसको हाई स्पिन कहेंगे, और जितना कम स्पिन रहेगा उसको लो स्पिन कहेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट रहेगा लो स्पिन, वीक लिगेंड प्रेजेंट रहेगा तो हाई स्पिन, तो हाई स्पिन तो हो सकता है। टेट्राहेड्रल के केस में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, 3 डब्बा चला जाता है ऊपर और 2 डब्बा रह जाता है नीचे, ठीक है। अब यहां से तुम देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब तुम देखो यहां कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन ही बचा हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो D8 है तुम्हारा और 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां वीक लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो भैया, वीक लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जनरली तुम्हारा क्या रहेगा बताओ, ये जनरली तुम्हारा लो स्पिन या फिर हाई स्पिन में ही रहने का कोशिश करेगा। थोड़ा सा देखोगे जो भी है ये फिक्स रहेगा, कुछ होना नहीं है इसको, ठीक है। अब तुम देखो ये कॉन्सेप्ट तुमको हम समझा दिए, उसके बाद अब यहां आ जाओ और कहता क्या है, बोथ कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन। क्या दोनों कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन में है, हो सकता है, कैन बी हाई स्पिन क्या हो सकता है, तो ये तो 100% है। पहला तो हाई स्पिन में तुम्हारा रहेगा ही, और दूसरा जो तुम्हारा है वो 2 स्पिन रखा है, तो ये भी हाई स्पिन के अंतर्गत ही आ रहा है। अब क्या बोलता है, निकेल कॉम्प्लेक्सेस कैन बी रेयरली लो स्पिन। क्या निकेल कॉम्प्लेक्सेस रेयरली लो स्पिन रहता है,
बिल्कुल रेयरली रहता है, क्योंकि इसमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चार ही लिगेंड है बबुआ, इसमें 6 लिगेंड जुड़ता है, इसमें 4, तो इसका स्प्लिटिंग उतना खतरनाक नहीं होता। इसलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो या फिर वीक लिगेंड लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए रेयरली तुम्हारा लो स्पिन या फिर हाई स्पिन का कहानी बनता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा देख लोगे। ठीक है, दूसरा रेयरली होता है, ये तो बात सही है। फिर क्या बोलता है, विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले तो Mn2 प्लस जो 2 प्लस कॉम्प्लेक्सेस है वो कैन बी लो स्पिन, हो सकता है। हम अभी बताए कि अगर तुम वीक लिगेंड लो तो इसके कंडीशन में क्या होता है, ये हाई स्पिन में। लेकिन अगर तुम क्या करो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लो तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 हो जा रहा है तो लो स्पिन हो जाएगा। अरे बात समझा, सारा इसी में पेयर करेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ये तुम्हारा जनरली 1 2 3 4 5 हुआ, फिर 6 7 8 हो गया। मतलब जरूरी नहीं है पहले भराया उसके बाद वहां भराया। स्ट्रॉन्ग फील्ड का इसमें कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें पड़ता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड आने से लो स्पिन हो जाता है और वीक फील्ड आने से तुम्हारा क्या हो जाता है, हाई स्पिन हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कहानी, ये तीनों स्टेटमेंट तुम्हारा लगभग सही है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Mn2 प्लस कॉम्प्लेक्सेस कैन बी लो स्पिन। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्वस सॉल्यूशन तुम्हारा जो है वो पानी में डालो और मतलब एक्वस सॉल्यूशन तुम्हारा Mn2 प्लस कॉम्प्लेक्सेस का लो स्पिन रखेगा। एक्वस सॉल्यूशन वैसे तुम्हारा जो है वो कोई चीज नहीं रखेगा। लो स्पिन जरूरी नहीं है कि लो स्पिन रखेगा, वो हाई स्पिन भी रख सकता है, वो डिपेंड करता है लिगेंड पर। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा उचित नहीं है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में लो तो या फिर तुम कोई भी सॉल्यूशन में लो उस पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है लिगेंड पर। लिगेंड तुम्हारा क्या है, लिगेंड वीक अगर होगा तो हाई स्पीड और लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो लो स्पीड। तो क्या क्वेश्चन पूछता है, द करेक्ट स्टेटमेंट आर, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? क्या पहला स्टेटमेंट सही है तो सही है, क्या तीसरा स्टेटमेंट सही है, सही है, क्या चौथा सही है, नहीं है तो गलत हो गया। क्या पहला दूसरा तीसरा सही है, तीनों, मतलब दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा लोग। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अरे इसमें लो स्पीड नहीं समझ में आया, हम ये बोलना चाह रहे थे कि इसमें निकेल 2 जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्सेस कैन रेयरली बी लो स्पीड, मतलब इसमें हाई स्पिन और लो स्पिन वाला बहुत ज्यादा कहानी तुम्हारा नहीं बनता। यहां तुम्हारा क्या है, टेट्राहेड्रल है। अरे बात समझ रहे हो, टेट्राहेड्रल। अगर तुम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से नहीं समझ पा रहे हो तो यहां से तुम्हारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेट्राहेड्रल में अगर लगाओगे तो ज्यादा बढ़िया से दिखेगा। ठीक है, तुम बताते हैं, देखो जैसे मान लो कि एक होता है तुम्हारा 4 लिगेंड के लिए, एक होता है sp3 जिसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, और एक होता है dsp2 जिसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। तो ये तुम्हारा जो है वो तुम्हारा हाई स्पीड में ही रहता है, क्योंकि डी ओवरलैप नहीं किया अंदर वाला, है ना। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार बता रहे, तुम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल जो है वो रेयरली, मतलब टेट्राहेड्रल है ना बबुआ, तो टेट्राहेड्रल कभी भी तुम्हारा लो स्पिन हो ही नहीं सकता, मतलब उधर पेयर करके नहीं बनाएगा, वो तुम्हारा इधर ही बनाएगा। ठीक है, नहीं समझ में? जैसे देखो ये तुम्हारा निकेल का मान लो कि यहाँ डी है, ठीक है, यहाँ देखो तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ तुम्हारा 3d क्या आ गया 8 और 4s क्या आएगा 0, 4p क्या आएगा 0। तो यहाँ d में 8 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। और s तुम्हारा क्या है खाली, p तुम्हारा क्या है खाली। ये कभी भी अगर टेट्राहेड्रल है तो इसको पेयर करके नहीं बैठेगा उधर। टेट्राहेड्रल है तो sp3 ही होना चाहिए, तो ये तुम्हारा हाई स्पिन रहेगा ना बबुआ। अगर इधर पेयर करके, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है इसको पेयर करके खुद डी में बैठ जाता, स्क्वायर प्लेनर बन जाता, तो तुम्हारा लो स्पिन हो जाता। लेकिन इधर कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया हाई स्पिन। तो कभी भी टेट्राहेड्रल लो स्पिन में नहीं रहता, वो ऑलवेज क्या रहता है हाई स्पिन में रहना चाहता है। बात समझ में आया? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो ये भी सही, दोनों कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पीड में है, ये भी तुम्हारा सही है, क्योंकि वीक लिगेंड लोगे नहीं स्ट्रॉन्ग लिगेंड लोगे तो लो स्पिन हो जाएगा, और अगर तुम वीक लिगेंड ले लो तो हाई स्पिन हो जाएगा। ये कहानी तुमको समझ पाना चाहिए। दिस वन इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तुमको ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया दूसरा नंबर आंसर। कहानी समझ में आता है तो चलो ठीक है, ये फोटो छाप लो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार से ये ज्यादा क्लियर हो सकता है, ये तुम थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत समझने लायक पॉइंट है, इसको समझना।
ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, चौथा क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है स्टेटमेंट, ज्यादा स्टेटमेंट दिया है अबाउट ओजोन, ओजोन का अगर फॉर्मूला लिखे तो O3 होता है, समझ रहे हो, ओजोन कहां रहेगा, स्ट्रेटोस्फीयर पे, क्या बजा किससे बजाता है यूवी रेडिएशन से बजाता है सर, नहीं तो स्किन कैंसर हो जाता है सबको, है ना, ये ठीक है। अब कहता है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो क्या बोलता है, इन स्ट्रेटोस्फीयर, पहला स्टेटमेंट है, इट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, तो ये बात सही है, यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड एक बनाता है और स्ट्रेटोस्फीयर। दूसरा, ये बात सही है लेकिन हमको इसको टिक नहीं मारना है, कौन बात सही नहीं है उसको टिक मारना है ना। क्या बोलता है, इन द एटमॉस्फेयर इट डिप्लेट बाय, डिप्लेटेड, डिप्लेटेड मतलब समझते हो, क्षय हो जाना, खत्म हो जाना, किससे, CFCS मतलब समझते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, तो कंपाउंड्स है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ये डिप्लेटेड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही तुम्हारा डिप्लेट करता है, एसी वगैरह जो यूज करते हो ना ठंडा, गर्मी के दिनों में ठंडा लेने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता है और वो ओजोन को डिप्लेस करता है ना, ये बात सही है। क्या बोलता है, इन स्ट्रेटोस्फीयर क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज क्लोरीन रेडिकल, ये भी बात सही है। विद रिएक्ट विद ओजोन, जो क्लोरीन रेडिकल निकलता है बाहर, क्लोरीन रेडिकल मतलब Cl पर एक, है ना, ये तुम्हारा O3 के साथ रिएक्ट किया टू गिव क्लोरीन डाइऑक्साइड रेडिकल, ना गलत बात, ये क्या करता है देखो, ये हमेशा चाहता है एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन दे और खुद भागे, तो ये हमेशा ऑक्सीजन गैस बनाना चाहता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस बना के बाहर हो गया, ठीक है, और ये क्या Cl के साथ O जुड़ गया और ये रेडिकल अपन इसके पास आया, तो क्लोरीन मोनो ऑक्सीजन या फिर मोनोऑक्साइड रेडिकल तुम्हारा बनाता है, डाइऑक्साइड रेडिकल नहीं बनाता है, तो यही तुम्हारा गलत स्टेटमेंट हो गया, तो थर्ड तुम्हारा क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट। फोर्थ तुम्हारा स्टेटमेंट देख लो, इट इज टॉक्सिक है, बिल्कुल सही है, ये टॉक्सिक होता है, और इट रिएक्शन विद NO गिव्स NO2, बिल्कुल सही, NO, इसमें अगर O3 तुम डाल दोगे, एक ऑक्सीजन यहां चला गया, NO2 बन जाता है और O2 गैस बन जाता है, तो ये भी सही है, मतलब कुल मिलाकर गलत स्टेटमेंट कौन था, तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल गलत था बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, समझो। क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, बोलता है ग्लूकोज है, अल्कोहल रिएक्शन किया, ट्राई HCl तो एसीटेल बन गया, है ना, ग्लूकोज में अल्कोहल डाल दिए, ड्राई HCl इन प्रेजेंस में तो एसीटेल बन गया, इसमें X इक्विवेलेंट मतलब X मोल तुम्हारा क्या डाल दिया बताओ, एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटाइल डेरिवेटिव बना, कुछ बना होगा, ठीक है, एसिटाइल डेरिवेटिव, फिर ग्लूकोज लिया, इसको रिड्यूस किया निकेल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो एक कोई चीज बना, तो Y इसमें डाला, Y इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, इसमें भी डेरिवेटिव बना, ठीक है, ग्लूकोज Z इक्विवेलेंट तुम्हारा डायरेक्ट ग्लूकोज में डाल दिया, कुछ नहीं किया उसके साथ, एसिटाइल डेरिवेटिव, ठीक है, तो मतलब एसिटाइल एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड कर सकते हो उसको, एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड तुम्हारा डाला तो एसिटाइल डेरिवेटिव बन गया। अब कहता है कि XYZ इन दिस रिएक्शन आर, तो XYZ क्या होगा, रिस्पेक्टिवली भी बोलता है, X पहले लिखोगे फिर Y फिर क्या Z क्या होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये चीज देख लो कि तीसरा वाला डायरेक्ट ग्लूकोज के साथ अगर एसिटिक एनहाइड्राइड, वैसे तुमको हम समझाते हैं, अगर कहीं OH ग्रुप है और एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना, O और C डबल बॉन्ड O और यहां से क्या हो गया CH3, तो इसका H इसको तोड़ देता है, ठीक है, ये कहीं भी जुड़ा है, ये कहीं भी जुड़ा हुआ है, हम उसका कहानी बोल रहे हैं कि कहीं भी OH अगर है, OH और एसिटिक एनहाइड्राइड जब भी मिलता है तो OH और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ही रिएक्शन होगा, दूसरे के साथ में, इसका H चला जाता है इसका O में और ये चिपक जाता है, तो कुल मिलाकर जो बनता है बच्चा लोग वो कुछ ऐसा बनता है कि ये तुम्हारा जुड़ा हुआ किसी से था और C डबल बॉन्ड O और क्या CH3, मतलब ये एसिटाइल डेरिवेटिव बनता है, लेकिन एक OH में एक एसिटाइल डेरिवेटिव बना, तो दो OH में दो एसिटाइल डेरिवेटिव बनेगा, समझ रहे हो, एक OH में एक एसिटाइल डेरिवेटिव बना, जैसे यहां कोई कंपाउंड था इसमें एक OH था, ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड डाले
तो इसका H जो है इसके साथ चला गया, एसिटिक एसिड बाहर हो गया, बात समझो, और ये जुड़ गया O के साथ, O C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया CH3। इसको बोलते हैं एसिटाइल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बताओ? एसिटाइल डेरिवेटिव। ठीक है, अब एसिटाइल डेरिवेटिव एक OH अगर रखा है कोई भी कंपाउंड, तो उसके पास क्या बनता है? एक एसिटाइल डेरिवेटिव रहता है ना। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप तुम्हारा रहता है। अब यहां से तुम्हारा थोड़ा सा देखोगे, मतलब इसका कितना मोल हम डाले? 1 मोल डाले। एक OH तो 1 मोल डालना पड़ेगा, अगर 2 OH रहता तो 2 को डालना पड़ता, तो 2 एसिटाइल डेरिवेटिव नहीं बनता, एक ही में 2 एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता। बात समझा? चलो ये कॉन्सेप्ट तुमको हम समझाए। अब हम कहानी तुमको बताते हैं ग्लूकोज प्लांट। ग्लूकोज में क्या होता है बच्चा लोग? अगर ओपेन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का 2 तरह का स्ट्रक्चर है, एक ओपेन स्ट्रक्चर और एक क्या क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर ओपेन स्ट्रक्चर का बात करें तो ओपेन स्ट्रक्चर में तुम्हारा क्या होता है? CHO है, उसके बाद इधर OH और इधर क्या H, इधर H और इधर क्या OH, और इधर OH और इधर क्या H। अरे बात समझ रहे हो? इधर OH और इधर क्या H, और ये तुम्हारा CH2 और क्या OH। 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें OH का संख्या काउंट करो, मजा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये OH 1 2 3 4 और क्या 5, मतलब कंप्लीट ग्लूकोज अगर करो और कुछ रिएक्शन नहीं किए हो तो उसमें टोटल कितना है? 5 OH। तो 5 अगर OH रहेगा तो 5 मोल क्या डालना पड़ेगा बताओ? एसिटिक एनहाइड्राइड डालना पड़ेगा, और वो तुम्हारा डेरिवेटिव बनाएगा एसिटाइल डेरिवेटिव। बात समझा? तो 5 मोल, तो टोटल कितना मोल लगेगा? ग्लूकोज में डायरेक्ट अगर एसिटिक एनहाइड्राइड डालोगे तो 5 वो ग्लूकोज लग जाएगा, हाँ 5 वो एसिटिक एनहाइड्राइड लग जाएगा। तो तुम तीसरा देखो, ग्लूकोज में डायरेक्ट डाला हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड, तो जेड का वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ? 5। तो 5 ये भी है, 5 ये भी है, और 5 ये भी है, क्योंकि लास्ट में लिख रहा है ना जेड, तीनों है। तो ये पहला तो नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। अब हम लोग दूसरा मतलब ये तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 6 लिखा है, ये तीनों में से कौन होगा ये जांच करना है। तो पहला तो क्लियर हो गया, जेड का वैल्यू निकल गया। हम लोग वाई को देखते हैं। अगर ग्लूकोज में ये तुम्हारा निकेल और हाइड्रोजन डाल दिया जाए तो देखो बच्चा लोग, ये एल्डिहाइडी ग्रुप भी रिड्यूस होके और OH बना लेता है। तो यहाँ CH2 और क्या बन जाएगा? OH। अब बाकी 5 OH तो था ही, एक OH और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन चला गया O में और एक हाइड्रोजन चला गया CH में, तो CH2 हो गया, यहाँ OH हो गया, तो कुल मिलाकर एक OH और बढ़ जाता है। तो कितना हो जाएगा बताओ? 6। कितना हो जाएगा बताओ? 6। तो Y कितना लेगा? 6 को OH हो गया, तो इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड का कितना मोल लेगा? 6 मोल। एक OH के साथ 1 मोल, तो 6 OH के साथ 6 मोल। तो कुल मिलाकर Y का वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया? 6। तो इसमें भी 6 है, इसमें 6, इसमें 4, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों अभी पास है। अब ये दोनों में से कौन होगा ये थोड़ा समझना है। 2 कहानी निकल गया, Z निकल गया, Y निकल गया, अब X निकालना है तुमको। तो यहां से तुम देखो बच्चा लोग, ग्लूकोज का अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराता है। किसके साथ? अल्कोहल। और ये ओपन चेन में नहीं होता है, ये क्लोज चेन में होता है। तो बात समझो, क्लोज चेन कैसे बनता है ये तुमको सिखाते हैं। दिस वन इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का 5वां नंबर वाला OH जो है वो इसका एल्डिहाइड वाला जो है ना पोर्शन, उसके साथ जुड़ जाता है, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ध्यान देना। और यहां तुम्हारा OH हो जाता है, और यहां क्या हो जाता है? H। ये अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट है, उतना तुमको जानना नहीं है, क्योंकि उसको करने के लिए, X का वैल्यू निकालने के लिए अल्फा बीटा का कोई रोल नहीं है, सिर्फ OH काउंट करना है, OH का संख्या कितना है। अब तुम इसमें काउंट करो, इसमें तुम्हारा क्या होता है बच्चा लोग, एकदम बढ़िया समझना। अल्कोहल रिएक्शन कराओगे, अल्कोहल OH, तो हर OH पर ये अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाता है। तो जितना OH रहेगा, हम ये तुमको बताइए, ये एसिटल बन गया। अब फिर जितना मॉलिक्यूल्स तुम्हारा क्या करेगा बताओ? X डालोगे वही एसिटिक एनहाइड्राइड रहेगा। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर तुमको हम बना दें तो यहां देखो, इसका H और इसका क्या OH, H2O बाहर निकाल देगा, और H2O बाहर निकाल के और फिर से तुम्हारा एसिटल बनाएगा। तो ये एसिटल तो बन गया। अब एसिटल बनाया, उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड हम डाल रहे हैं, तो कितना बनेगा? तो जितना OH रहेगा ना, उतना ही तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड का मोल लेगा। तो कितना OH है देख लो, 1 2 3 4, और एक तुम्हारा क्या हो गया बताओ? 5। वही है ना, ध्यान देना, ये ध्यान देना। नो 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 नो, गलत बात, गलत बात। देखो यहां से, ये थोड़ा सा देखो, ये अल्कोहल जैसे रिएक्शन करेगा ना, तो सिर्फ माथा में इसका रिएक्शन करता है,
अल्फा एसिटल और बीटा एसिटल बनाता है चलो ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, है ना। तो सिर्फ माथा में जुड़ गया तो इसका ईस्टर बन गया, तो कुल मिलाकर ऐसे हो गया O और क्या R, और यहां से H, और बाकी OH जैसे तैसे रहा रहेगा। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, AOH जैसे तैसे रहेगा। एल्कोहल रिएक्शन करके इसका OH और इसका H बाहर निकाल दिया, H2O बन गया, और ये OR जुड़ गया, OR जुड़ गया, ठीक है, और बाकी सब ऐसा ही रहेगा। तो कुल मिलाकर ये तुम्हारा यहां से यहां ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये OH इधर ये इधर, और ये तुम्हारा यहां से ऐसे जुड़ जाएगा, और यहां CH2, और यहां क्या हो गया OH। अब काउंटिंग करो OH का संख्या है कितना। अरे मूर्ख है, यहां से तुम ये कार्बन दोगे ना बाबू, ये तुम्हारा OH तो रहेगा और ये H रहेगा, दिख रहा है इधर इधर, और यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ CH, ये तुम्हारा हो जाएगा H, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना, और ये CH2, और ये क्या हो जाएगा OH। कहानी समझो, अब OH का संख्या कितना है, 1 OH 2 OH और 3 OH और 4 OH। फिर से समझो फिर से समझो फिर से समझो, ये एल्कोहल का रिएक्शन सिर्फ साइक्लिक ग्रुप में होता है, ठीक। OH के साथ रिएक्शन होता है लेकिन सिर्फ माथा वाला OH जो अल्फा और बीटा को डिसाइड करता हो, तो सिर्फ माथा वाला जो एल्डिहाइड से निकला हो, ये माथा वाला OH के साथ रिएक्शन करता है, बाकी सब ऐसा ही रहता है, ठीक। ये एसिटल बन गया तो कितना OH, टोटल 5 OH था यहाँ, 1 2 3 4 5, 5 में से एक ईस्टर बना लिया, एसिटल बना लिया, तो 4 ना OH बना, अब 4 को OH बचा, तो एसिटिक एनहाइड्राइड डालोगे तो 4 मोल खपत होगा, मतलब X का वैल्यू कितना खपत होगा बताओ, देखना इसमें 1 2 3 और 4 को OH बचा है, ये तो बंद हो गया ना, इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, तो 4 को OH 4 मोल, तो 4 मोल कौन सा आंसर होगा बताओ, चौथा नंबर आंसर होगा बच्चा लोग, चौथा नंबर आंसर होगा, ये तुम बढ़िया से देख लो, क्योंकि यहां 4 है, तो X 4 होगा, और ये तुम्हारा 6 होगा, और ये तुम्हारा क्या होगा बताओ 5। ऐसे तुम क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चन हो गया, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हो गया, जल्दी छाप लो। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, IUPAC नोमेनक्लेचर से है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखो क्या बोलते हैं, द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड दे रखा है, इसका IUPAC नेम। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं बच्चा लोग, ये तो जान रहे हो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा बताओ, लॉन्गेस्ट चेन, तो जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लोवेस्ट नंबर मिलना पड़ेगा, तो ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया, लोवेस्ट नंबर, तो 1 2, तो इधर जाएंगे, इधर लॉन्गेस्ट चेन 3 4 5, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये ब्रांच है, इधर जाना पड़ेगा 6। अरे समझा कि नहीं, तो ब्रांच कितना हो गया, जो छूट गया ब्रांच, मतलब एक ब्रांच और 2 ब्रांच, कहां कहां बैठा हुआ है 2 और 5 पर। अरे बात समझा, वैसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये भी ब्रांच है, तो 2 और 5 डाई मिथाइल तो होना तय है, 2 और 5 डाई मिथाइल होना तय है, तो इसमें 2 5 डाई मिथाइल नहीं है तो गया काम से भाई, 2 5 डाई मिथाइल होना तय है, तो तीसरा नंबर तो होगा नहीं, समझ रहे हो, 2 5 डाई मिथाइल। अब यहां देखो 5 कार्बोक्सी, ये हेक्सेनल, ये सीनियर है तुम्हारा, ये सीनियर है, तो इसके अकॉर्डिंग नाम लिखाएगा, है ना, 2 5 डाई मिथाइल, 6 ऑक्सो, ऑक्सो ऑक्सो फॉर्माइल होना चाहिए लेकिन ऑक्सो है, चलेगा, काम से चलेगा, हेक्स 3 इनोइक एसिड, ये लगभग सही नजर आ रहा है, इसको देख लो, 2 3 डाई मिथाइल, 6 कार्बोक्सी, कार्बोक्सी तो होने का कोई चांस ही नहीं है, हेक्स 3 इनल, ये तो कभी नहीं हो सकता, तो ज्यादा सुटेबल जो है ये भी तुम्हारा कभी नहीं हो सकता क्योंकि कार्बोक्सी इनल है, ये भी तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, ये भी, तो ज्यादा सुटेबल तुम्हारा आंसर कौन हो गया, दूसरा, है ना, 2 5 डाई मिथाइल, 6 ऑक्सो, ऑक्सो की जगह फॉर्माइल अगर लगा देता तो बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन अगर ये चारों में से सबसे ज्यादा सुटेबल कौन है, वो 6 ऑक्सो हेक्स 3 इनोइक एसिड, इनोइक 3 3 3 हेक्स 3 3 पर इन है, डबल बॉन्ड, 3 इनोइक एसिड, इन 3 इन 3 पर इन है, वही एसिड, समझ में आया बात। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, छठा नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पढ़ने की कोशिश करो। फॉर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन द करेक्ट ऑप्शन इज, असर्शन और रीजन लाइक क्वेश्चन दिया है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो इसका असर्शन क्या दे रखा है कि व्हेन कॉपर 2 प्लस, प्लस में ही होगा कॉपर है 2, एंड सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन मतलब 2 माइनस चार्ज, है ना,
are mixed, then they react together extremely quick to give solid। बिल्कुल सही जवाब है। अगर कॉपर 2 क्लास में S2 माइनस को रिएक्शन करा देते हो तो धाई से S तुम्हारा कॉपर सल्फाइड बन जाता है, और ये इसलिए बन जाता है क्योंकि ये ज्यादा सॉल्यूबल नहीं होता वाटर में, है ना। सॉल्युबिलिटी इसका क्या है, बहुत कम है, जिसके कारण से सॉलिड बन जाता है, प्रेसिपिटेट बना देता है और बाहर आ जाता है। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कॉपर 2 क्लास एंड ये इज वेरी हाई, इज हाई। तो ज्यादा होगा तभी तो प्रोडक्ट बन रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना प्रोडक्ट, मतलब रीजन भी सही है। बिकॉज ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज लो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लो होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। कुल मिलाकर रीजन भी तुम्हारा सही दे रखा है। तो यहां तुम्हारा पहला ऑप्शन एज फॉल्स, आर इज ट्रू, गलत बात, ये नहीं हो सकता। दूसरा बोथ आर ट्रू, नहीं बोथ आर फॉल्स, गलत बात। दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये नहीं होगा। चौथा नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, बोथ ए एंड आर, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और आर इज द एक्सप्लेनेशन फॉर ए, मतलब ये भी सही है ना। आर तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है ए का, क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए सॉल्युबल ज्यादा नहीं होता है, सॉल्युबल ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, जल्दी तुरंत बन जाता है। समझ में आया बात? तो ये कहानी हो गई, चौथा नंबर आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 8वां नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चा लोग, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं। डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच पूछा गया ग्राफ है, एक रिलेशन बनाते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन, जानते हो। ये P इज इक्वल टू एन का मतलब क्या होता है, वेट बट्टा मोलर मास, ये ना होता है वेट बट्टा मोलर मास, तो मोलर मास नीचे जाएगा, और ये V इधर है, इसको ले आओ। अब इसका देखो वेट और V को अगर करोगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी, वेट बाय वॉल्यूम तुम्हारा डेंसिटी होता है, और RT और बट्टा क्या हो गया M। अब D को एक तरफ रख दो, अब बाकी देखोगे तो D इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, PM, है ना, और बट्टा क्या हो जाएगा बताओ, RT। कुछ ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही ना होगा। अब तुम देखो D, ये तुम्हारा प्रेशर क्या है, प्रेशर तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा, कोई शक नहीं है भाई, बात समझ रहे हो। तो यहां क्या बोलता है, नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, सही तो हम लोग बनाए ना। दिस वन इज डेंसिटी D तुम्हारा इधर, ये P चला गया उधर, M हो गया, और RT, कहानी ऐसा ही सब। अब यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, बहुत अच्छे से तुमको समझना है और कोशिश करना है, ठीक है। यहां देखो, ये तुम्हारा प्रेशर और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा, कुछ ऐसा ही रिलेशन, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वही अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये घटेगा, तो ये भी तुम्हारा सही है, ये भी तुम्हारा सही नजर आ रहा है। अच्छा, और तुम्हारा क्या बोलता है, टेम्परेचर से डेंसिटी का रिलेशन क्या स्ट्रेट लाइन जा सकता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाबू, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। टेम्परेचर बढ़ाना है तो डेंसिटी बढ़ेगा नहीं, घटेगा ना। तो ये जो दूसरा नंबर तुम्हारा ग्राफ दिख रहा है ना, दूसरा टेम्परेचर और डेंसिटी का, वो तुम्हारा गड़बड़ है, नॉट करेक्ट, सही नहीं है वो, है ना। क्योंकि देखो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो ये घटेगा बाबू, वो बढ़ेगा नहीं। यहाँ तुम्हारा दिखाया गया है कि टेम्परेचर बढ़ा देती है, वो बढ़ रहा है, मतलब गलत बात है ना। और तुमको सिखा दे 1/T मतलब डेंसिटी है, और PM बट्टा R, और ये 1/T, और ये पूरे का वैल्यू बढ़ाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये पूरे बढ़ाओगे तो ये पूरा बढ़ेगा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। मतलब तुम्हारा क्या हो गया बताओ, D नंबर तुम्हारा आंसर तुम्हारा होगा, तो डी नंबर मतलब दूसरा मेंबर मतलब चौथा नंबर आंसर सही होगा। कहानी समझ में आ गया। इस तरह का एक रिलेशन और ग्राफ देख लोगे, ठीक है। दिस वन इज हाइपरबोलिक ग्राफ, या हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, ठीक है। ये तुम्हारा समझने का कोशिश करना, P इक्वल टू RT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा स्ट्रेट लाइन जाएगा,
जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाइपरबोलिक जाएगा। ठीक है, यहां स्ट्रेट लाइन दे दिया है, ये हाइपरबोलिक होना चाहिए। टेम्परेचर और डेंसिटी का हाइपरबोलिक, तो ये सही है, तो ये गलत बात है। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, टेम्परेचर डेंसिटी, या तो ये सही या तो ये सही, ये सही है तो ये गलत। समझ में आया बात? चलो ठीक है। फिर क्या बोलता है, व्हाई टाइटरेटिंग डाइल्यूट HCl अगेंस्ट NaOH which of the following is not required, कौन सा रिक्वायर्ड नहीं होगा? वैसे तुम्हारा HCl है, HCl मतलब एसिड, और यहां तुम्हारा NaOH है बेस। टाइट्रेशन का मतलब समझते हो, तुम नीचे बेस रखोगे, यहां तुम्हारा क्या बन रहा है, बेस। टाइट्रेटिंग HCl अगेंस्ट बेस, तो HCl को तुम क्या करो, नीचे रखना है बीकर में, क्योंकि HCl का हम टाइट्रेशन करा रहे हैं। और ब्यूरेट में तुम यहां रखोगे भर के, दिस वन इज अ स्टेंट, है ना, यहाँ ब्यूरेट, ये पाइप रहेगा, और पाइप से यहाँ तुम्हारा एक एक बूंद बाई बूंद तुम्हारा क्या करेगा, यहाँ टपकेगा, दिस वन इज पाइप, ये तुम्हारा ब्यूरेट का लाता है। ठीक है, जैसे तुम बेस ऊपर से डालोगे ना, ये NaOH हो गया, बेस डालोगे ना ऊपर से HCl में, तो दिस वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बीकर लगेगा, मेजरिंग फ्लास्क वगैरह सब कुछ लगेगा, ब्यूरेट लगेगा, पिपेट लगेगा, सब कुछ लगेगा। लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो भैया इसमें गैस जलाने वाला काय लगेगा, बस बर्नर नहीं लगेगा, बर्नर नहीं लगेगा। बात समझा? यहां से क्या बोलता है, नॉट रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड नहीं है, तो बर्नर वाला नहीं रिक्वायर्ड होगा, बाकी सब रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो ये कहानी तुम समझ लेना, टाइट्रेशन में ऑलवेज तुम्हारा ऑक्स, खासकर एसिड को बेस के अगेंस्ट में अगर करोगे तो तुम्हारा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में खुद वो एनर्जी देता है, तो एनर्जी देने का जरूरत नहीं है, इसलिए बर्नर का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बर्नर, मशीन बर्नर जिसको बोलते हो, वो जरूरत नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो ये दोनों क्वेश्चन देख लिया हम लोग। नेक्स्ट हम लोग 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन हो चुका है, 12 क्वेश्चन करने का टारगेट है। चलो ये क्वेश्चन देखो, 10वां नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, क्या बोलता है, इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एस्टिमेशन का बात कर रहा है। ठीक है, 0.172 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है बताओ, 0.172 ग्राम है, सो द प्रेजेंस ऑफ 0.8 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन तुम्हारा कितना प्रेजेंट है, 0.8 ग्राम, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, 0.172 ग्राम, 0.8 नहीं 0.08 है ना ब्रोमीन, और तुम्हारा ये 0.172 ग्राम है। ठीक है, अब क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, तो नीचे जो 4 स्ट्रक्चर दिया है, ये तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर होगा। देखो एक चीज बात समझना, एस्टिमेशन में स्ट्रक्चर से मतलब नहीं रहता है, एस्टिमेशन में नंबर ऑफ एटम, कार्बन मतलब नंबर ऑफ एटम से मतलब रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मतलब रहता है। ठीक है, तो चलो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये पहले इसका परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालो, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कैसे निकालोगे, अमाउंट ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय, इधर दिख रहा है ना, अमाउंट ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो 172 और इनटू 100%, बस सही निकल गया परसेंटेज। तो ये तुम्हारा बताया गया था, तो ये 2 जीरो इधर करोगे, ये पूरे 3 जीरो करोगे ना, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये 2 जीरो 2 जीरो, तो यहां हो जाएगा 8/72 और 100%, मतलब कुल मिलाकर ये जीरो ऊपर चला गया, तो 80/172 गुना 100%। काट कुट मत करो, इतना ही जिसका आ जाएगा ना, इतना ही वैल्यू जिसका आ जाएगा ना, वही आंसर होगा। ये तुम्हारा रियल में ब्रोमीन का परसेंटेज है, Br का परसेंटेज है 80/172 गुना 100। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। इसमें ब्रोमीन कितना है बताओ, एक ब्रोमीन का वेट कितना होता है 80, एटॉमिक मास यूज करो, कुछ नहीं जानते हो एटॉमिक मास, और टोटल का मास कितना हो गया, तो 80 और 3 कितना हो गया, हाइड्रोजन 3 है तो 83 हो गया, 83 और 12, तो 83 12 95 हो गया ना, 95 इंटू 100%, तो यहाँ 80 डिवाइडेड बाय 172 होना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, यहां देखो ब्रोमीन कितना है 2 और 80 तो होगा, डिवाइडेड बाय पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर करें तो कितना हो जाएगा बताओ, 80 दूना 160 प्लस कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6 कार्बन होगा, तो 12 6 72, तो 72 तो हो जाएगा। अगर यहाँ नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन 1 है, 14 होगा कि नहीं होगा, अच्छा बात है। और आगे हाइड्रोजन का बात करें तो एक हाइड्रोजन यहाँ 1 2
3 4 5, 5 हाइड्रोजन होगा, अरे है ना होगा, और इंटू 100%। ये थोड़ा देखो ऊपर में काउंटिंग करो, 160 हो गया, तो इंटू 80 होना चाहिए, रहने दो, और यहां से जोड़ो, तो ये सब कितना हो गया, 5 और 4 9 और 10 11, 11 ना, 5 और 9 10 11, 11 का एक, यहां तुम्हारा 7 8 9 और 6 15, 15 का कितना हो गया 5, कुछ ऐसा ही हो रहा है, और ये हाइड्रोजन वगैरह छूट गया है क्या, देख लो। ये तुम्हारा ब्रोमीन 2 है, ठीक है, कार्बन 6 है, 12 छक 72, 6 कार्बन है, 12 होता है एक कार्बन का, 12 छक 72। नाइट्रोजन का एक 14 होता है, नाइट्रोजन तो नहीं, एक हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 2 5, ठीक है, 5 4 9 10 11, 11 का एक, 7 8 और एक 9, 6 15 का 5, एक और एक 2, 251 आ रहा है, इंटू कितना आ जाएगा 100%, ये कट पुट नहीं करेगा, मतलब ये भी नहीं होने वाला चांस है। नेक्स्ट अगर इसका देखो, ब्रोमीन कितना, 1 80, ब्रोमीन का 80 प्लस 6 कार्बन 12 छक 72 प्लस एक नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन का संख्या कितना है 2 3 4 5 6 इंटू 100%, है ना आएगा नीचे का भी। अब इसको जोड़ो, ऊपर 80 हो गया, डिवाइडर बाय नीचे जोड़ो, 6 4 10 2 12 का 2, ठीक है, 7 1 8 और एक 9, नहीं 7 1 8 8 8 16 1 17, 172 और गुना 100, देखो 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 आ गया 80/172 गुना 100, और यहां भी 80/172 गुना 100, कुल मिलाकर यही कंपाउंड यहां है, मतलब ब्रोमीन का परसेंटेज। सी नंबर आंसर होगा बच्चा, ये निकालने का जरूरत नहीं है, सी नंबर आंसर डायरेक्टली मारो। बात समझ में आ गया, बात समझ रहे हो, चलो फोटो छाप लो, चलो फोटो छाप लो। नहीं समझ में आया क्या, ये अरे एक ब्रोमीन है तो एक ब्रोमीन का 80 हो गया ना, उसके बाद तुम्हारा एक ब्रोमीन टोटल का मास निकाले, मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय टोटल का मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो पूरे ऑर्गेनिक में तो ब्रोमीन भी तो है, तो ब्रोमीन का 80 हो गया, 6 कार्बन है तो एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन का 72 हो गया 72, है ना। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ 6 हो गया टोटल, जोड़ोगे इतना आएगा। ये कहानी समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो इस तरह से यहां तक हम लोग कंप्लीट किए, 2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, बहुत ही आसान और बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बात को समझने का प्रयास करना, ठीक है। क्या बोलता है, ऑन हीटिंग कंपाउंड ए, एक कंपाउंड ए है जिसको हीट कर रहे हो, तो यहां सिर्फ क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, क्या होता है गिव्स बी, तो ये बी दे देता है। बात को समझते चलो, क्या होता है विच इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, वो एयर का एक तुम्हारा क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, उस तरह से वो भी एक गैस है ना, ऐसे बोल रहे हैं। फिर क्या बोलता है, दिस गैस व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिव अनदर गैस सी, अगर इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं कैटालिसिस के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एक सी, ये भी गैस है, बात समझा। अब ये गैस है, अब यहां से तुम देख लो, हाँ गैस सी विच इज बेसिक इन नेचर, लेकिन ये गैस जो है वो जनरली कैसा है, बेसिक इन नेचर। एक गैस बेसिक इन नेचर होना चाहिए, तो फिर क्या बोलता है, ए शुड नॉट बी, तो कौन ए नहीं होगा, वो बोल रहा है बेसिक नेचर का गैस जो तुम्हारा जनरली देखा जाता है वो अमोनिया है बच्चा लोग, ठीक है। अब ए कंपाउंड को हीट करने पर बी देगा, बी तुम्हारा कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर है, और हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ना चाहिए जो नाइट्रोजन देगा, ये तुम्हारा मतलब तुम्हारा अमोनिया देगा नाइट्रोजन, तो ये तुम्हारा नाइट्रोजन देने वाला कंपाउंड है ना, तो ए नाइट्रोजन देने वाला कंपाउंड होगा। लेकिन क्वेश्चन बोला ये शुड नॉट बी, तो कौन नाइट्रोजन नहीं देगा, तो इसको तुम अगर हीट करोगे, ध्यान दो, इसको हीट करोगे, इसको हीट करोगे, इसको हीट करोगे, चारों को हीट करना है, तो हीट करोगे तो थोड़ा सा देखो यहां क्या होता है, सबसे पहले वाटर बाहर होता है, तो वाटर जितना धून के वाटर निकाल सकते हो 4 दूना 8, मतलब 4 वो वाटर तुम बाहर निकाल दो, धून के वाटर निकाल दो, जितना तुमको मन करता है वाटर निकाल दो बाहर, है ना, जितना हाइड्रोजन है उतना बाहर निकाल दो वाटर, यहां 4 को निकल गया, बचा क्या, ये Cr2 बचा, और ऑक्सीजन कितना बच गया 3 हो गया, प्लस क्या बाहर हो गया बताओ, N2 गैस, नहीं समझा,
4 गुना 8 था, तो हाइड्रोजन 4 को वाटर निकल गया, तो 4 को तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म, 3 बचा, तो Cr2 और O3 निकल गया, बाकी नाइट्रोजन गैस। तो इससे नाइट्रोजन गैस निकल रहा है, इसको प्योर नाइट्रोजन गैस निकलता है बच्चा लोग, Na और Na2, लेकिन 3 यहाँ बैलेंस सोल्यूशन करोगे, ये नाइट्रोजन गैस प्योर नाइट्रोजन गैस निकलता है। इसमें भी वाटर धूम के बाहर कर दो जितना हो सके, इसमें भी नाइट्रोजन गैस। तो आंसर ये 4 नंबर होगा, जिससे नाइट्रोजन नहीं निकलता। वैसे इसको हीट करने पर क्या निकलता है, ये थोड़ा बता देते हैं। इसको हीट करने पर क्या निकलेगा, मतलब PbO प्लस NO2 प्लस O2, समझ गए बात? PbO प्लस NO2 प्लस O2, नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगा। कहानी समझ में आ गया? तो ये कहानी हो गया आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझने का जरूरत है, ऑर्गेनिक पेपर से है और मैकेनिज्म रिलेटेड है, मजा आएगा। देखोगे क्या बोलता था, मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहले ये देखो, अल्कीन है, H3O+ दिया, मतलब एसिडिक मीडिया दिया गया है, एसिड है तो अल्कीन को डिस्टर्ब करेगा, है ना, प्रोटोनेट करेगा। तो यहां से तुम देखो इसका मैकेनिज्म तुमको समझाने की कोशिश करते हैं, मैकेनिज्म, है ना। मेजर प्रोडक्ट ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, और क्या बनना चाहिए देखो, या होगा क्या, ये तुम्हारा 5 मेंबर रिंग है, ये तुम्हारा क्या है 5 मेंबर रिंग, ये तुम्हारा CH है, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या है CH3, ये H3 से एसिडिक मीडिया आया, H+ आया, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना बबुआ, तो यहां से तुम्हारा क्या होगा, या तो पॉजिटिव यहां आएगा या तो पॉजिटिव यहां आएगा, कार्बोकेटायन बनेगा। और कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, है ना, और कार्बन वो तुम्हारा ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बन वो तुम्हारा ज्यादा स्टेबल होता है, ये तुम्हारा प्राइमरी नहीं सेकेंडरी, ये CH3 रहेगा, और मान लो यहाँ CH और ये तुम्हारा CH3 हो गया, हाइड्रोजन वहां गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव ज्यादा लेस स्टेबल होगा, ये तुम्हारा मोर स्टेबल हुआ। अब ये क्या करता है, ये और ज्यादा स्टेबल होने के लिए रिंग को एक्सपेंड करता है, तो ये रिंग उठ के यहाँ चला गया, जैसे यहाँ चला गया चलो, तो यहाँ तुम देख लो यहाँ कितना मेंबर रिंग हो गया, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, देखना 1 मेंबर 2 3 4 5, और एक इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ 6 मेंबर रिंग। और देखो ये कार्बन और ये कार्बन, देखो CH3 ग्रुप ये कार्बन में जुड़ा, और ये रिंग टूट के यहाँ जाएगा, तो CH3 ग्रुप यहाँ जुड़ा, मतलब ये पड़ोसी बन जाएगा दोनों एक दूसरे का, है ना, ऐसा ही ना बनेगा। तो कुल मिलाकर ये बन गया, तो ये अगर मान लो CH3 यहाँ मुड़िया पर रहेगा, तो ये यहाँ रहेगा, और ये बॉन्ड इधर टूटा, इसका नुकसान ना होगा, तो यहाँ कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। कहानी समझ रहे हो? तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन था, ये टर्सरी कार्बोकेटायन, ज्यादा स्टेबल, बात समझ में आया। अब तुम्हारा कहता है वाटर हम डाल रखे हैं, ये H+ का काम हो गया, और हीट करते हैं, देखो समझो, अगर हीट नहीं किया रहता तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब डायरेक्ट OH, ये तुम्हारा OH जोड़ता है ना, सब्स्टिट्यूट करता, लेकिन हीट दे रखा मतलब इल्यूमिनेशन रिएक्शन होगा। जब भी हीट दिया हुआ रहेगा तो समझ लेना इल्यूमिनेशन रिएक्शन, समझ रहे हो, तो इल्यूमिनेट करेगा, तो इल्यूमिनेट तुम्हारा कहां करेगा, तो ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन तुम्हारा क्या करेगा, इल्यूमिनेट करना चाहेगा, तो बबुआ ध्यान देने का कोशिश करना है, इल्यूमिनेट करेगा, तो ये तुम्हारा यहां से इल्यूमिनेट करेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ ये ऐसे गया, और ये सब रहा, कुल मिलाकर ये तुम्हारा ऐसे, और हाइड्रोजन बाहर हो गया, ये देखो लोन पेयर, ये अटैक करेगा नहीं इस पर, हाइड्रोजन यहाँ गया, ठीक है। तो फिर से H3O+ तुम्हारा बाहर हो गया, और कुल मिलाकर तुम्हारा बना क्या, देखो तो ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, इस वन CH3, ये CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ हो गया। तो कुल मिलाकर बच्चा लोग, कुल मिलाकर आंसर नंबर कितना होना चाहिए, 3rd नंबर आंसर होना चाहिए, देख लो 3rd नंबर आंसर, समझ रहे हो, ये डबल ज्यादा स्टेबल अल्कीन तुम्हारा बन गया, मोर स्टेबल अल्कीन बनेगा तुम्हारा, बात समझ में, ठीक है। इधर से भी तुम्हारा हाइड्रोजन जा सकता है, लेकिन इधर से नहीं गया, क्यों, क्योंकि मोर स्टेबल अल्कीन आर फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट का बात कर रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा ये होगा। चलो समझ में आ गया बात, कुछ नहीं किए, रिंग एक्सपेंड किए, फिर से देखो, सबसे पहले H+ आया,
H प्लस आया, इस पर अटैक किया, इस पर कार्बोकेटाइन बनाओगे प्राइमरी बनेगा, इस पर बनेगा सेकेंडरी, तो मोर स्टेबल कार्बन फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, तो सेकेंडरी तुम्हारा बन गया। अब सेकेंडरी तो इसका मन करने लगा नहीं हमको टर्सरी बनाना चाहिए और स्टेबल होना चाह रहा है, तो रिंग एक्सपेंड किया, जैसे रिंग एक्सपेंड किया तो इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये जुड़ गया, तो 6 मेंबर रिंग हो गया और ये CH3 और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ हीट किया हुआ है, हीट मतलब नॉट ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन हटेगा, तो हाइड्रोजन हटेगा तो या तो यहाँ से हट सकता है या तो यहाँ से हट सकता है, बीटा पोजीशन से हटेगा, है ना, एलिमिनेशन जनरली बीटा पोजीशन से होता है, तो बीटा पोजीशन, तो ये बीटा ये बीटा, लेकिन मोर स्टेबल का अल्कीन आर मेजर प्रोडक्ट, तो मोर स्टेबल इधर से आ गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा मोर स्टेबल कुल मिलाकर, अरे सज्जफ रूल याद करो ना, सज्जफ रूल, मोर स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट, तो तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा लोग। इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, यहां तक का कहानी बन गया। नेक्स्ट डे हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस रीमेंस का, ठीक है, और बनाएंगे, तब तक ये फोटो छाप लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम लोग नहीं चलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, हो गया, चलो ठीक है बच्चा।